हाय, वेलकम टू माय मूवी माय स्टोरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2003 में रिलीज हुई मूवी रॉन्ग टर्न के बारे में। इस मूवी के अभी तक टोटल 6 पार्ट बने हैं, पर उसमें से इसका पहला भाग ही हिंदी में है। दोस्तों, इस मूवी में बहुत ज्यादा खून खराबा बताया गया है, इसलिए ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए और बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं और या तो बच्चे हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, इसे आगे मत देखिए। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कहीं दूर दराज के जंगल में एक कपल रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ पर चढ़ रहा है और वो कपल का नाम है रिची और हेली। रिची जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाता है और खुशी मनाने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड हेली को भी जल्दी ऊपर आने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि हेली का पैर फिसल जाता है और वो सेफ्टी वायर पर झूलने लगती है, पर खुद को बचाते हुए वो फिर से पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। फिर हेली रिची को मदद के लिए पुकारती है, पर रिची नहीं आता। तभी अचानक से उसके चेहरे पर कुछ खून की कतरे गिरती है और वो खून देखकर परेशान हो जाती है और घबरा जाती है। तभी अचानक से रिची को कोई पहाड़ पर से नीचे फेंक देता है। इससे पहले कि हेली कुछ समझ पाती, उससे भी कोई सेफ्टी वायर के साथ ऊपर खींचने लगता है। वो बहुत घबरा जाती है और वो अपने चाकू से सेफ्टी वायर को काट देती है और पहाड़ पर सेफ्टी वायर के बिना ही लटक जाती है और खुद को संभालती है। फिर घबराहट के मारे उसका फिर पैर फिसलता है और हेली पहाड़ से नीचे गिर जाती है, पर मरती नहीं है। हाँ, पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। नीचे उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है। वो रोने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि पहाड़ की झाड़ियां ऊपर से नीचे की ओर हिलने लगती है, मानो कोई जानवर, कोई बड़ा सा जानवर उसकी तरफ आ रहा हो। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। घबराहट में भागते भागते अचानक से उसका पैर एक नुकीली तार के फंदे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। फिर उसे कोई खींच कर ले जाता है। वो कौन था हमें नहीं पता, पर जो भी था वो बड़ा ही बेरहम और खतरनाक था। इसके बाद इस मूवी का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें हमें न्यूज़पेपर की कुछ क्लिप बताई जाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस इलाके में कई गाड़ियां गायब हो चुकी हैं और कई इंसान भी गायब हो चुके हैं, और ये अफवाहें भी है कि इस इलाके में कोई जानलेवा या आदमखोर राक्षस मौजूद हैं। मूवी के अगले सीन में हमें यह बताया जाता है कि इस इलाके से एक और गाड़ी गुजर रही है, जिस गाड़ी को कैरिस नाम का शख्स ड्राइव कर रहा है और अपने इंटरव्यू के लिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। अपने सफर के दौरान एक जगह पर कैरिस भारी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। वो परेशान हो जाता है और लेट भी हो रहा होता है। तब एक ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके वजह से ये ट्रैफिक जाम है और ये ट्रैफिक हटने में कई घंटे लग सकते हैं। कैरिस अपने इंटरव्यू के लिए बहुत लेट हो रहा होता है और उसे शहर जल्दी पहुंचना होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है और शहर जाने का शॉर्टकट ढूंढने लगता है। और जहां इंटरव्यू के लिए जाना होता है वहां कॉल करता है, पर फोन कनेक्ट नहीं होता क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं होता। वो फोन बूथ की तलाश कर रहा होता है, पब्लिक फोन बूथ की। तभी उसकी नजर एक पेट्रोल पंप पर जाती है, पर रास्ते में वहां पर बहुत सारी लावारिस गाड़ियां पड़ी हुई है। कैरिस की नजर पेट्रोल पंप के मालिक पर जाती है। पेट्रोल पंप का मालिक थका हुआ सा, बीमार सा लग रहा होता है। कैरिस गाड़ी से उतरकर फोन बूथ की ओर जाता है और कंपनी में फोन करता है, पर फोन बिगड़ा हुआ होता है, वो फोन कर नहीं पाता। कैरिस पेट्रोल पंप के मालिक से शहर जाने का कोई और रास्ता है या नहीं ये पूछता है, पर पेट्रोल पंप का मालिक कुछ जवाब नहीं देता। तभी उसकी नजर पेट्रोल पंप की दीवार पर लगे हुए एक नक्शे पर जाती है। कैरिस जाकर उस नक्शे को देखने लगता है। उस नक्शे में कैरिस को एक कच्चा रास्ता मिलता है जो शॉर्टकट है और शहर की तरफ जा रहा है। फिर कैरिस पेट्रोल पंप के मालिक से ये पूछता है, क्या ये शॉर्टकट रास्ते पे जाना सही होगा? तो पेट्रोल पंप का मालिक बोलता है हाँ। तब कैरिस अपनी गाड़ी लेकर उस कच्ची सड़क पर निकल जाता है और शॉर्टकट लेकर शहर की ओर जाने लगता है। आगे चलकर रास्ते पे कैरिस को एक हिरन की लाश दिखती है। उस लाश को देखने देखने में कैरिस अपनी गाड़ी अपने आगे खड़ी हुई गाड़ी से जोरों से ठोक देता है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है। पर नसीब से कैरिस उस हादसे से बच जाता है। शोर सुनकर सामने वाली गाड़ी के लोग झाड़ियों से निकलकर गाड़ी के पास आते हैं और कैरिस से पूछते हैं, क्या तुम ठीक तो हो?
कैरिस उनसे माफी मांगता है और कहता है आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। पर कैरिस उन लोगों से पूछता है कि तुमने इस तरह बीच रास्ते पर गाड़ी क्यों पार्क की है। तब उनमें से एक लड़की फेंसिन उसे कहती है कि किसी ने बीच रास्ते पर कटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट गया है और उनकी गाड़ी यहीं फंस गई है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है हमें पीछे पेट्रोल पंप पे जाना चाहिए और वहां से कॉल करके मदद बुलानी चाहिए। तब कैरिस उन्हें कहता है कि वहां का फोन बिगड़ा हुआ है, मैं वहीं से होकर यहाँ पर आया हूँ। अब सब लोग मिलकर चलकर शहर की ओर मदद लेने के लिए जाते हैं, पर इवान और फेंसिन गाड़ी और सामान का ध्यान रखने के लिए वहीं पर गाड़ी के पास ही रुक जाते हैं। रास्ते में उनकी नजर सड़क पर पड़े एक नेवले की लाश पर पड़ती है। उस नेवले की लाश को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस नेवले को अभी अभी किसी ने मारा हो। आगे चलकर रास्ते में सबको गाड़ियों के टायर जलते हुए नजर आते हैं। कैरिस उन सबसे कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ खतरा है। दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि गाड़ी के पास रुके इवान और फेंसिन को उनके पास वाली झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। ये देखने के लिए इवान झाड़ियों की तरफ जाता है और कुछ देर के बाद वापस नहीं आता। इवान के वापस ना आने पर फेंसिन परेशान हो जाती है और इवान को ढूंढने के लिए उसी झाड़ियों में जाती है, जहां आगे चलकर उसे इवान का जूता दिखता है और कुछ आगे चलकर उसे इवान का कटा हुआ कान दिखता है। वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत घबरा जाती है। फेंसिन ये सब देखकर घबरा कर रोने लगती है, पर तभी कोई पीछे से अचानक उस पर हमला करके उसे मार देता है। दूसरी ओर हमें यह बताया जाता है कि वो 4 लोग जो शहर मदद लाने गए थे वो चलते चलते थक जाते हैं, पर तभी उनकी नजर एक घर पर जाती है। वो मदद मांगने घर की ओर जाते हैं। वहां भी कैरिस देखता है कि घर के बाहर बहुत सारी लावारिस गाड़ियां पड़ी है। वो समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। फिर कैरिस घर का दरवाजा खटखटाता है, पर उसे पता चलता है कि घर का दरवाजा तो खुला हुआ है और घर में कोई नहीं है। पर वो लोग मदद के लिए कॉल करना चाहते हैं, इसलिए घर में घुसकर फोन ढूंढने लगते हैं। फोन ढूंढते ढूंढते उनकी नजर खाने के टेबल पर जाती है। खाने के टेबल पर जो भी पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा गंदा है और साथ में उन्हें गाड़ियों की बहुत सारी चाबियां भी दिखती है। घर में एक फ्रिज भी होता है। कैरिस जैसे ही फ्रिज खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारे मनुष्यों के कटे हुए अंग होते हैं, जैसे कि दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा, न जाने क्या क्या। वहाँ लड़की जेसी को एक कमरे में बहुत सारी कटीली तारें दिखती है। ये वैसी ही तार थी जिन तारों की वजह से उसकी गाड़ी का टायर फटा था। वो सब लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कैरिस की नजर खिड़की के बाहर जाती है। वहाँ एक मिनी ट्रक उनकी बिगड़ी हुई गाड़ियों को खींचकर वहाँ ला रहा होता है। चारों डर जाते हैं और घर के पीछे की ओर भागने लगते हैं। घर के पीछे एक दरवाजा होता है पर बंद होता है, वो उनसे खुल नहीं पाता, इसलिए वो घर के अंदर ही छिप जाते हैं। तभी वो कातिल दरवाजा खोलकर दरवाजे के अंदर आता है और फेंसिन की लाश को जमीन पर पटक देता है। कैरिस और जेसी ये सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ हम मूवी में पहली बार 3 आदमखोर इंसानों को देखते हैं। दोस्तों, आदमखोर मतलब इंसानों को मारकर इंसानों का गोश्त या मांस खाने वाले को आदमखोर कहा जाता है। तीनों आदमखोर फेंसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज औजारों से फेंसिन की लाश को काटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद ये तीनों आदमखोर फेंसिन की लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। ये मौका पाकर चारों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उसी वक्त एक आदमखोर जाग जाता है और उसकी नजर इन लोगों पे पड़ जाती है। ये देखकर सब लोग घर के बाहर भाग जाते हैं, पर कुछ देर में वो तीनों आदमखोर भी बाहर आ जाते हैं और ट्रक में बैठकर उन चारों को ढूंढने लगते हैं। कैरिस उन आदमखोरों की गाड़ी चुराने का प्लान करता है और चीखते हुए भागने लगता है। इस तरह वो आदमखोरों का ध्यान भटकाता है, पर तभी एक आदमखोर उस पर गोली चला देता है। कैरिस के पैर में गोली लग जाती है और कैरिस वहां जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर स्कॉट भी ऐसा ही करता है। आदमखोर का ध्यान भटकाने के लिए वो भी उनकी गाड़ी चुराने की कोशिश करता है, पर उसकी वक्त एक तीर उसके सीने से आर पार हो जाता है
अब बाकी बची दोनों लड़कियां जख्मी कैरिस को लेकर ट्रक में बैठती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है, पर कुछ दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी ट्रक वहां से नहीं निकलता। अब तीनों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ट्रक को वहीं छोड़ना पड़ता है। अपनी जान बचाकर वो लोग चलते चलते जंगल से सड़क की ओर जाने लगते हैं। चलते चलते दोपहर से शाम हो जाती है। दूसरी ओर हमें ये बताया जाता है कि अभी भी वो आदमखोर इन तीनों लोगों का पीछा कर रहे हैं। फिर आगे चलकर वो तीनों थक कर एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी कार्ली उन्हें ऊपर देखने को कहती है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। वॉच टावर देख के वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और वॉच टावर पे चढ़ जाते हैं, पर वॉच टावर पर कोई नहीं होता। ये देखकर तीनों मायूस हो जाते हैं। केसी को वॉच टावर पर एक मेडिकल किट मिलती है जिससे वो कैरिस के जख्मों की मरहम पट्टी करती है। वहाँ कार्ली को एक पुराना रेडियो भी मिलता है। रेडियो ऑन करके कार्ली मदद मांगती है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। कैरिस को टावर के नीचे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से नीचे देखता है तो उसे वहाँ वो तीनों आदमखोर खड़े नजर आते हैं। तीनों आदमखोर भी टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कैरिस और बाकी दोनों लड़कियां मिलकर टावर पे पड़े हुए सामान को टावर के दरवाजे पर रखना शुरू कर देते हैं ताकि आदमखोर उन तक ना पहुंच पाए। फिर मामला शांत हो जाता है। उन्हें लगता है कि आदमखोर वहां से चले गए हैं कि तभी रेडियो पे एक मैसेज आता है। कार्ली रेडियो पे अपनी लोकेशन बता ही रही होती है कि आदमखोर रेडियो की तार को काट देते हैं और मैसेज सेंड नहीं हो पाता। फिर आदमखोर टावर को नीचे से आग लगा देते हैं। अब टावर जलने लगता है और वो तीनों ऊपर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ली वहां रखे एक बॉक्स की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ देती है। कैरिस खिड़की से बाहर देखता है और कहता है हमें नीचे झाड़ पर कूदना पड़ेगा ताकि हमारी जान बच जाए। तीनों बारी बारी झाड़ पर कूदते हैं, पर आदमखोर भी उन्हें झाड़ पर कूदता देख लेते हैं और उन तीनों को पकड़ने के लिए झाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आदमखोरों से बचने के लिए ये तीनों एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूदते हैं। वहीं एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूदते वक्त एक आदमखोर कार्ली के काफी करीब आ जाता है और मौका पाते ही अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के चेहरे पर वार करता है और कार्ली के चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कार्ली का सर कुल्हाड़ी के साथ झाड़ पर ही टिंगा रह जाता है और उसका बाकी का शरीर कट के झाड़ के नीचे गिर जाता है। ये दृश्य मूवी का बहुत खतरनाक दृश्य है। कैरिस और जेसी ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं और भागकर छिप जाते हैं, और जब आदमखोर वहां से चले जाते हैं तब दोनों बाहर निकलते हैं। तभी अचानक से एक आदमखोर आकर कैरिस को पहाड़ी की ढलान से धक्का मार देता है। कैरिस पहाड़ी के नीचे ढलान पर गिरने लगता है और अपने आप को मुश्किल से संभालता है। तभी वो आदमखोर जेसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कैरिस अपने आप को मुश्किल से संभालता है कि तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। कैरिस को वहां से नजर आता है कि रोड पर एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही है। कैरिस जख्मी हालत में मेहनत करके पुलिस की गाड़ी की ओर भागता है और जैसे तैसे पुलिस की गाड़ी को रोकता है। पुलिस वाला कैरिस को देख के उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है और उससे बात करने लगता है, पर जब पुलिस वाला कैरिस से बात कर रहा होता है कि तभी एक तीर आकर पुलिस वाले की आंख के आर पार हो जाता है। ये देखकर कैरिस घबरा जाता है और घबराते हुए अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले की गाड़ी के नीचे छिप जाता है। आदमखोर उसे ढूंढने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे देखता है, पर कैरिस वहाँ नहीं होता। ये देखकर आदमखोर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये इंसान गया कहाँ। वहीं दूसरी ओर हमें आदमखोरों का घर बताया जाता है जहाँ इन आदमखोरों ने जेसी को पकड़ के बांधा हुआ है। घर में आदमखोरों में से एक आदमखोर वन आई जेसी को अपने तेज चाकू से मारने ही जा रहा होता है कि तभी उसे बाहर से आती हुई गाड़ी का आवाज सुनाई देता है और वो रुक जाता है। गाड़ी का आवाज सुनकर वन आई नाम का आदमखोर दरवाजे की ओर जाता है कि तभी अचानक से कैरिस गाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ते हुए दरवाजे के अंदर घुस जाता है और वन आई को कुचल देता है। वहां खड़े दूसरे आदमखोर को भी कैरिस चाकू से मारकर घायल कर देता है। अब कैरिस बंधी हुई जेसी को आजाद करने लगता है कि तभी एक और आदमखोर फिर से कैरिस के ऊपर हमला कर देता है। तभी कैरिस को मार खाता देख जेसी एक तीर से उस आदमखोर के सर के पीछे वार कर देती है।
अब कैरिस और जेसी घर के बाहर निकलते हैं और फिर उस घर को आग लगा देते हैं। घर को आग लगाने के बाद कैरिस और जेसी आदमखोरों का ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। दोनों फिर वही पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। आदमखोरों के ट्रक को आता देख पेट्रोल पंप वाला आदमी दरवाजा बंद कर देता है। फिर कैरिस ट्रक से उतरता है और पेट्रोल पंप पे लगे हुए उस नक्शे को, उस शॉर्टकट वाले नक्शे को फाड़ कर फेंक देता है। फिर कैरिस और जेसी उसी ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे कि मैंने बताया था, इस मूवी के टोटल 6 पार्ट है। हमने आज इस मूवी का पहला पार्ट ही समझा है। अगर आपको ये पहला पार्ट पसंद आया हो तो इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये सब पार्ट हम जल्द ही यूट्यूब पे अपडेट करेंगे, तो वो भी आप जरूर देखना। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको मूवी ये पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो माय मूवी माय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।